प्रिंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। और मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। उत्तराखंड के पहाड़ियों में पंचूर नाम के एक छोटे से गांव में 5 जून 1972 को एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था अजय सिंह बिष्ट। उसके पिता आनंद मोहन बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर थे। उनकी मां सावित्री देवी को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनका बेटा एक दिन भारतीय राजनीति का सबसे ताकतवर और विवादास्पद चेहरा बन जाएगा। स्पष्ट चेतावनी भी देना चाहेंगे कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग। लेकिन दोस्तों, कैसे एक दूर दराज के पहाड़ी गांव का मैथमेटिक्स का छात्र भगवा वस्त्र पहनकर देश के सबसे बड़े राज्यों का मुख्यमंत्री बन जाता है? कौन से समाजवाद की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं, बेवकूफ बना रहे देश को। ये केवल देश को बेवकूफ बनाने का कार्य। यह सिर्फ एक राजनीतिक कहानी नहीं है, यह है विरासत की कहानी, महत्वाकांक्षा की कहानी, धार्मिक राजनीति की कहानी और उत्तर प्रदेश के दिल में सदियों से चल रही सत्ता की लड़ाई की कहानी। अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज मैं आपको योगी आदित्यनाथ की जिंदगी के उस सफर में ले जाऊंगा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और यकीन मानिए असल कहानी उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है जो आपने अब तक नहीं सुनी है। जोन में पड़ता है, बैठ जाओ, पहले सुन लो। जब आप बोल रहे थे रघुवंश बाबू, मैं नहीं बोल रहा था। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि अजय के पिता की सरकारी नौकरी के कारण उनका अलग अलग जिलों में ट्रांसफर होता रहता था। इसलिए सावित्री देवी ने पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में अजय और उनके बाकी बच्चों के साथ रहने का फैसला किया। यह उनका पैतृक गांव था। 12वीं तक पढ़ाई पूरी करने के बाद अजय ने कोटद्वार के पीजी गवर्नमेंट कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए दाखिला लिया। अब यहीं से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। अजय की बहन कौशल्या के देवर जयप्रकाश पहले से ही उसी कॉलेज में पढ़ रहे थे और जयप्रकाश कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के छात्र संगठन SFI के मेंबर थे। जयप्रकाश चाहते थे कि अजय भी SFI में शामिल हो जाए, लेकिन तभी प्रमोद रावत नाम के एक स्टूडेंट ने अजय को RSS के छात्र संगठन ABVP में शामिल होने के लिए राजी कर लिया और यहीं से शुरू होती है अजय बिष्ट की राजनीतिक यात्रा। 1992 में अजय ने कॉलेज स्टूडेंट यूनियन के सेक्रेटरी पद का चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, लेकिन ABVP ने उन्हें टिकट देने से मना कर दिया। अजय इतने जिद्दी थे कि वो निर्दलीय ही चुनाव में खड़े हो गए, लेकिन दोस्तों उन्हें यहाँ अपनी पहली बड़ी हार का सामना करना पड़ा। वो 6ठे नंबर पर आए। इस हार के बाद अजय ने ऋषिकेश के पंडित ललित मोहन शर्मा कॉलेज में MSc मैथमेटिक्स में दाखिला ले लिया और यहीं से MSc फर्स्ट ईयर के दौरान अजय की जिंदगी में एक मोड़ आता है जो उनकी पूरी किस्मत बदल देता है। अब जरा ये तस्वीरें अपने दिमाग में ले लीजिए। गोरखपुर के गोरखनाथ मठ के महंत अवैधनाथ से अजय का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। महंत अवैधनाथ अजय के दूर के चाचा लगते थे और उस समय गोरखपुर से लोकसभा सांसद भी बन चुके थे और ये मुलाकात अजय की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली थी। मैं पूछता हूँ कि आपने अभी केरला में जहाँ कांग्रेस सरकार है, अभी वहाँ पर इतवार को छुट्टी होती थी, आपने शुक्रवार को छुट्टी 1993 में कॉलेज खत्म होने के बाद अजय सरकारी नौकरी की तलाश में दिल्ली चले आते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलती। उसी समय संयोग से महंत अवैधनाथ इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। क्योंकि अजय के पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो महंत अवैधनाथ की देखभाल करने लग गए। इसी दौरान महंत अवैधनाथ ने अजय से गोरखनाथ मठ से जुड़ने के लिए कहा और नवंबर 1993 में अजय बिना अपने घर वालों को बताए गोरखपुर पहुंच गए। फिर 15 फरवरी 1994 को महंत अवैधनाथ ने अजय बिष्ट को नागपंथ की दीक्षा दे दी और उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उस दिन 21 साल के अजय बिष्ट की पहचान हमेशा के लिए बदल गई। वो बन गए योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के सीएम योगी का स्ट्राइक रेट शानदार रहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ की रैलियों की कारपेट बॉम्बिंग होगी। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनको जेल में जहर दे के मार मरना तो था ही। अजय के परिवार को इस बात की भनक तक नहीं थी। कुछ महीनों बाद जब उन्हें अखबार में यह खबर मिली कि उनके बेटे ने संन्यास ले लिया है तो वो सदमे में आ गए। वो तो सोच रहे थे कि अजय सरकारी नौकरी के लिए गोरखपुर गया है। योगी के माता पिता तुरंत मठ पहुंचे। जब उन्होंने अपने बेटे को भगवा वस्त्र में देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने विरोध भी किया,
लेकिन अंत में मान गए। कुछ महीने बाद योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पंचूर वापस आए और संन्यास की परंपरा के अनुसार उन्होंने अपनी मां से भिक्षा मांगी और इस रिवाज के बाद उनका अपने परिवार से कोई संबंध नहीं रहा। परिवार के लोग भी अब उन्हें महाराज जी बोलने लगे। लेकिन अब असली खेल यहाँ से शुरू होता है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ को समझने के लिए गोरखनाथ मठ की कहानी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं है, यह पूर्वांचल की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र था। गोरखनाथ मठ का नाम नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ से आता है। नाथ संप्रदाय की मान्यता के अनुसार भगवान शिव खुद इस परंपरा के संस्थापक थे। उनके बाद मत्स्येंद्रनाथ और फिर गोरखनाथ हुए, जिन्होंने नाथ संप्रदाय को संगठित किया और पूरे देश में इसका प्रचार किया। गोरखपुर में उन्होंने तपस्या की और बाद में उनके अनुयायियों ने यहाँ एक मठ की स्थापना कर दी। लेकिन यहाँ पर एक बात बेहद दिलचस्प है। शुरुआत में गोरखनाथ मठ की परंपरा निर्गुण धारा की थी। यहाँ कोई मूर्ति पूजा नहीं होती थी, सिर्फ एक अखंड धुनी जलती थी। मठ के दीवारों पर गोरखवाणी के साथ साथ कबीर वाणी भी खुदी हुई थी। यह एक सेकुलर मठ था, जहाँ हर जाति, धर्म, वर्ग के लोग आ जा सकते थे। नाथ संप्रदाय में दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति सिर्फ नाथ रह जाता है, उसकी पुरानी पहचान मिट जाती थी। पूर्वांचल और बिहार की गली गली में घूमकर आटा मांगने वाली जोगियों में बड़ी संख्या नाथ मुसलमानों की थी। आज भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम नाथ जोगियों के कई गाँव है। लेकिन फिर 1940 के दशक में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस मठ की पूरी दिशा बदल दी। 1937 में दिग्विजय नाथ गोरखनाथ मठ के मुख्य महंत बन जाते हैं। उदयपुर के रहने वाले दिग्विजय नाथ जाति से राजपूत थे और अनाथ थे। 8 साल की उम्र में ही उनकी मां की मौत हो गई थी। उसके बाद नाथ पंथ योगी फूलनाथ उन्हें अपने साथ गोरखपुर लेकर आए। शुरुआत में दिग्विजय नाथ कांग्रेस में थे और 1920 के असहयोग आंदोलन में गांधी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, लेकिन बाद में उनका गांधी और कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया। 1940 में दिग्विजय नाथ हिंदू महासभा में शामिल हो गए, जो गांधी और कांग्रेस का कट्टर विरोधी थी। सावरकर इसके सबसे बड़े नेता थे। दिग्विजय नाथ को संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश का हिंदू महासभा का अध्यक्ष बना दिया गया। और फिर आता है 30 जनवरी 1948। हिंदू महासभा से जुड़े नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या कर दी। इस साजिश में सावरकर का नाम आया और महंत दिग्विजय नाथ पर भी गांधी की हत्या करने के लिए उकसाने का आरोप लगा। कहा गया कि गांधी की हत्या से 3 दिन पहले ही दिग्विजय नाथ ने एक सभा में हिंदुओं को महात्मा को मार देने के लिए उकसाया था। दिग्विजय नाथ को 9 महीने जेल में रहना पड़ा। हालांकि बाद में सबूतों के अभाव से उन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ज्यादातर लोग जो ये बात नहीं जानते वो ये है कि महंत दिग्विजय नाथ वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राम मंदिर के मामले को बड़े लेवल पर एक राजनीतिक मुद्दा बनाया। 1949 में दिग्विजय नाथ ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद के सामने 9 दिन का रामचरितमानस का पाठ आयोजित किया और 9वें दिन रात में चुपके से बाबरी मस्जिद में राम की मूर्तियां रख दी। सुबह कहा गया कि भगवान राम स्वयं प्रकट हुए हैं। यहीं से वो विवाद शुरू हुआ जो आने वाले दशकों तक देश को झकझोरता रहा। नेहरू सरकार ने इस विवाद से बचने के लिए बाबरी मस्जिद पर ताला लगवा दिया। जहाँ बैठे हैं ये इलाके का एक भी मुसलमान नहीं गया था। कि हादसे को न दोहराइए तो बेहतर है। बहुत बुरा दिन था वो, और खुदा न करे। इस घटना से दिग्विजय नाथ की हिंदू महासभा में प्रतिष्ठा और बढ़ गई। उन्हें महामंत्री बनाया गया। 1967 में दिग्विजय नाथ का दबदबा इतना बढ़ गया था कि वो निर्दलीय ही चुनाव में खड़े हुए और कांग्रेस को 42,700 वोट से हरा दिया। इससे पहले 1962 में ही दिग्विजय के शिष्य महंत अवैद्यनाथ गोरखपुर से MLA बन चुके थे। यहीं से गोरखनाथ मठ का राजनीतिकरण शुरू हो गया। 1969 में महंत अवैद्यनाथ गोरखपुर मठ के मुख्य महंत बन गए। महंत अवैद्यनाथ का जन्म भी उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल में हुआ था, वही जिला जो योगी आदित्यनाथ का भी गृह जिला था। अवैद्यनाथ भी राजपूत जाति से थे। उन्होंने भी बचपन में अपने माता पिता को खो दिया था। किस्मत ने उन्हें दिग्विजय नाथ के पास पहुंचा दिया। 1970 में गोरखपुर में उपचुनाव हुए। अवैद्यनाथ निर्दलीय खड़े हुए और आराम से जीत गए। अपने गुरु की तरह अवैद्यनाथ ने भी राम मंदिर की राजनीति को और आगे बढ़ाया। जहाँ पर मुसलमानों को संख्या बढ़ाने के लिए 2 करोड़ घुसपैठिया इस देश में आ गए। साथ साथ 4 शादी की छूट उनको दे गई है। परिवार नियोजन से उनको मुक्त रखा जा रहा है। 21 जुलाई 1984 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि यज्ञ समिति का संगठन हुआ और महंत अवैद्यनाथ को इसका अध्यक्ष चुना गया। 1 नवंबर 1985 को उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया, या तो राम जन्मभूमि के ताले खोल दो या फिर एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहो। अंततः 1 फरवरी 1986 को कोर्ट के आदेश से राम जन्मभूमि के ताले खोल दिए गए। 1989 में अवैद्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया कि कुरान में मुसलमानों को दूसरे धर्मों के पवित्र स्थानों पर मस्जिद बनाने से मना करती है, इसीलिए
बाबरी मस्जिद का हटाना जायज है। यह भाषण राम जन्मभूमि आंदोलन में एक टर्निंग पॉइंट था। 1989 और 1999 में अवैधनाथ लोकसभा सांसद बने और फिर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया। महंत अवैधनाथ भी वहाँ मौजूद थे। 11-12 बजे अचानक जो है मुसलमानों के घर पे हमला किया इन लोगों ने, तो हमारे वालिद भी पीछे भागे, जो है हम भी पीछे चले गए। तो वालिद साहब हमारे दूसरे दिशा में भागे, जो है हम दूसरी तरफ, तो उनको पा गए। हमारे चचा को, हमारे वालिद साहब को उन्होंने मार दिया, जो है। लिब्रान आयोग ने अवैधनाथ का नाम उन लोगों की सूची में शामिल किया जिन्होंने देश को सांप्रदायिकता की कगार पर पहुंचाया, लेकिन इससे उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उनकी साख और बढ़ गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण घटना घट रही थी जो योगी आदित्यनाथ के उदय के लिए मंच तैयार कर रही थी। अरे पहली बार बोल रहा हूँ, आप लोग पूरा समय बर्बाद करते हैं, पूरा समय आप लोग बर्बाद कर देते हैं। पहली बार बोलने का अवसर दें। 1965 में यूपी सरकार ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनाने की पहल की। महंत दिग्विजय नाथ ने अपने 2 कॉलेज यूनिवर्सिटी को दे दिए, इसलिए दिग्विजय नाथ को यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। वहीं गोरखपुर के कलेक्टर SNM त्रिपाठी गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष बने। दिग्विजय नाथ ठाकुर थे, त्रिपाठी ब्राह्मण। दोनों चाहते थे कि यूनिवर्सिटी में उनका कंट्रोल रहे। गोरखपुर यूनिवर्सिटी पर कंट्रोल का मतलब था कि पूर्वांचल पर कंट्रोल, क्योंकि आने वाले छात्र नेताओं का जन्म इसी यूनिवर्सिटी से होने वाला था। कलेक्टर त्रिपाठी ने हरिशंकर तिवारी नाम के एक छात्र को सपोर्ट करना शुरू किया। जवाब में ठाकुर गुट ने बलवंत सिंह और रविंद्र सिंह को खड़ा किया। यहाँ से गोरखपुर की राजनीति में 2 केंद्र बन गए। एक हरिशंकर तिवारी का हाथा, जो पंडितों की ताकत का प्रतीक था। दूसरा गोरखपुर मठ, जिस पर ठाकुरों का कंट्रोल था। ठाकुर बाहुबलियों और पंडित बाहुबलियों की इस लड़ाई में गोरखपुर में गैंग वॉर शुरू हो जाती है। पूर्वांचल के सभी बड़े गैंगस्टर और बाहुबली, वीरेंद्र प्रताप शाही, श्री प्रकाश शुक्ला, मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, सब इसी लड़ाई की अलग अलग शाखाओं से निकले। 1997 में श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ में सरेआम वीरेंद्र प्रताप शाही को AK-47 से मार दिया। वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या ठाकुर गुट के लिए बड़ा झटका था। उन्हें कोई बड़ा नाम चाहिए था और ठीक इसी समय महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। 1996 की गर्मियों में गोरखनाथ मठ के छात्रों का गोलघर बाजार के दुकानदारों से झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पुलिस ने छात्रों का हॉस्टल तक पीछा किया। योगी आदित्यनाथ छात्रों के समर्थन में उतर आए। उनकी मौजूदगी से छात्रों में एक नया जोश आ गया और पुलिस को पीछे हटना पड़ गया। इस घटना से गोरखपुर के छात्रों को योगी आदित्यनाथ में एक आदर्श नेता मिल गया। योगी के उदय ने ठाकुरों की लीडरशिप में आए एक शून्य को भी भरना शुरू कर दिया। 1996 में महंत अवैधनाथ ने योगी को अपना प्रचार प्रबंध का प्रभारी बना दिया। 1998 में महंत अवैधनाथ ने अपनी उम्र को देखते हुए राजनीति से संन्यास ले लिया और अपनी विरासत योगी को सौंप दी। 1998 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ खड़े हुए और जीत गए। वो लोकसभा के सबसे कम उम्र के सांसद बने। उस समय उनकी उम्र मात्र 26 साल की थी। अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ 1996 में महंत अवैधनाथ 56,800 वोट से जीते थे, वहीं योगी केवल 26,000 वोट से जीते थे। समाजवादी पार्टी के जमुना प्रसाद निषाद ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। योगी को अपने लिए एक अलग संगठन की जरूरत महसूस होने लगी। 2002 में योगी ने हिंदू युवा वाहिनी बनाई, जो भाजपा और RSS से अलग थी। इसी के जरिए योगी ने गोरखपुर और आसपास के इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। जब ढांचा ढाने से नहीं कोई रोक पाया तो मंदिर बनाने से कौन रोक पाया? अब तो निर्माण होना है। हिंदू युवा वाहिनी में ठाकुर कार्यकर्ता की संख्या ज्यादा थी। कई लोग इसे ठाकुर युवा वाहिनी भी कहते थे। लेकिन योगी को सिर्फ अपनी जाति का ही नहीं, बल्कि गोरखपुर मठ से जुड़ी पिछड़ी जाति और दलित जातियों का भी समर्थन मिल रहा था। बिल्कुल, सोमवार रात को वो एक दलित के घर पहुंचे और यहाँ पर खाना खाया। सीएम के अचानक अपने घर पहुँचने से दलित परिवार भी... योगी हर दिन जनता दरबार लगाते थे। यहाँ गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर आदमी को मदद मिल सकती थी। यहाँ तक कि अगर कोई मुसलमान अपनी फरियाद लेकर आता था तो उसकी भी मदद करने की कोशिश की जाती थी। इन चीजों से योगी गोरखपुर में एक बड़ा नाम बन गए। 2004 की लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी पूरे देश में हार गई, तब भी योगी अपने गोरखपुर सीट जीतने में कामयाब रहे। इस बार उनकी जीत का अंतर 1,42,000 वोट तक बढ़ गया। लेकिन असली मुद्दा यहाँ से शुरू होता है। योगी और हिंदू युवा वाहिनी के उदय के साथ गोरखपुर और आसपास के जिलों में सांप्रदायिक घटनाओं की संख्या बढ़ने लगी। तहलका मैगजीन की एक रिपोर्ट के अनुसार 2007 तक गोरखपुर के आसपास के जिलों में 30 से 40 सांप्रदायिक घटनाएं घटी। अक्टूबर 2005 में मऊ जिले में एक बड़ी घटना घटी। पहले 2005 में मऊ में दंगा हुआ था।
दंगा भड़काने का आरोप भी मुख्तार पर ही लगा और इसी दंगे के बाद योगी आदित्यनाथ के साथ उसकी दुश्मनी बढ़ती। उस साल रमजान और दशहरा एक साथ पड़े थे। 13 अक्टूबर को कुछ मुसलमानों ने शिकायत की, लाउडस्पीकर पर हिंदू भजन बजाए जाने से उन्हें नमाज पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। प्रशासन ने तनाव को कम करने के लिए एक हिंदू कार्यक्रम को 29 अक्टूबर तक टाल दिया, लेकिन अगले ही दिन हिंदू युवा वाहिनी के लोग इस फैसले के खिलाफ सड़क पर उतर आए। मुसलमानों के साथ झड़प हुई और गोलियां चलाई गई। इस हिंसा में 8 लोग मारे गए और 37 लोग घायल हुए। जांच में सामने आया कि यह हिंसा हिंदू युवा वाहिनी और योगी आदित्यनाथ ने भड़काई थी। लेकिन यहाँ पर असली मोड़ आता है जनवरी 2007 में। जनवरी 2007 में गोरखपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान सांप्रदायिक झड़प हो गई। एक हिंदू लड़का राजकुमार अग्रहरि घायल हो गया। धीरे धीरे माहौल गर्म होने लगा और फिर राजकुमार की अस्पताल में मौत हो गई, जिससे मामला और भड़क गया। 2007 में गोरखपुर में हुए दंगे के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा। आरोपी शमीम 16 सालों से था फरार। हाल ही में पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। जनवरी 2007 में मुहर्रम के जुलूस के दौरान युवक की हत्या के बाद भड़के थे दंगे। 27 जनवरी 2007 को योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास एक भड़काऊ भाषण दिया। उन्होंने कहा कि एक हिंदू के खून के बदले हम कम से कम 10 लोगों की हत्या करवाएंगे। एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग। यह भाषण इतना भड़काऊ था कि भाषण खत्म होने से पहले ही भीड़ ने सामने के एक होटल पर हमला कर दिया, जिसका मालिक एक मुसलमान था। गोरखपुर और आसपास के इलाकों में दंगे शुरू हो गए। 2 लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों मकान और दुकानों को आग लगा दी गई। करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। अगले दिन डीएम के कड़े आदेश के बावजूद योगी ने सबसे संवेदनशील इलाके की तरफ मार्च करने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस की गाड़ी योगी को ले जाने लगी तो लोग सड़क पर लेट गए। सिर्फ 2 किलोमीटर तय करने के लिए उन्हें 8 घंटे लग गए। सपा सरकार ने योगी की सुरक्षा वापस ले ली। डीएम और एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया और जगमोहन यादव को गोरखपुर का डीआईजी बनाकर भेजा गया। उन्होंने आते ही हिंदू युवा वाहिनी के लोगों को उठाना शुरू किया और मुकदमे दर्ज करवाए। संगठन बिखरने लगा। योगी कुल 11 दिन तक जेल में रहे और 7 फरवरी को उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो दृश्य सामने आता है वो योगी की राजनीति को समझने के लिए बेहद जरूरी है। 12 मार्च 2007 को योगी आदित्यनाथ अपनी गिरफ्तारी और सुरक्षा वापस लिए जाने के मुद्दे को उठाने के लिए लोकसभा में खड़े हुए। पहले तो वो काफी देर तक कुछ नहीं बोल सके और फिर अचानक थरथरा कर रोने लगे। योगी ने लोकसभा स्पीकर से कहा उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई है और उनकी जान को खतरा है। उन्होंने कहा मैंने अपने जीवन से संन्यास ले लिया है और समाज के लिए मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है। यह दृश्य पूरे देश में देखा गया। हिंदू समर्थकों के बीच योगी की छवि एक उत्पीड़ित योद्धा की बन गई। कई लोगों को लगा कि योगी हिंदुओं के हितों के लिए लड़ रहे हैं और सपा सरकार उन्हें दबा रही है। महोदय, राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, छोटे छोटे मामले भी जब हिंदू युवा वाहिनी और योगी की एंट्री में बड़े मुद्दे बन जाते तो इससे योगी को आम हिंदुओं में जातियों से परे समर्थन मिलने लगा। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। माना जाता है कि आरएसएस को योगी की हिंदू युवा वाहिनी पसंद नहीं थी, क्योंकि आरएसएस सिर्फ खुद को ही हिंदुओं का प्रतिनिधि संगठन मानती थी। यही कारण है कि योगी और भाजपा के रिश्ते हमेशा से उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। 2007 के विधानसभा चुनाव में योगी ने अपने उम्मीदवारों के लिए पूर्वांचल में 35 सीटों की मांग की, लेकिन बीजेपी राजी नहीं हुई। योगी ने बगावत कर दी और अखिल भारतीय हिंदू सभा की टिकट पर हिंदू युवा वाहिनी के उम्मीदवार उतार दिए। हालांकि बाद में भाजपा को योगी की जरूरत रहती है और योगी को भाजपा की। 2009 में लोकसभा चुनाव में योगी ने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा। समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी को उतारा, लेकिन योगी की जीत हुई और जीत का अंतर बढ़कर 2,20,000 वोट का हो गया। 2011 में भाजपा ने बसपा के 4 नेताओं को शामिल किया, जिन्हें भ्रष्टाचार के कारण निकाला गया था, तो योगी फिर से नाराज हो गए, खासकर जब पूर्व मंत्री बाबूशाह कुशवाहा को 2012 विधानसभा के लिए टिकट दी गई। योगी ने धमकी दी कि अगर बीजेपी अपना फैसला वापस नहीं लेगी तो वो पार्टी छोड़ देंगे। अंत में योगी की जीत हुई और बीजेपी ने बाबू सिंह कुशवाहा की टिकट वापस ले ली। योगी ने साबित कर दिया कि वो अपने शर्तों पर राजनीति करते हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की बड़ी हार के बाद योगी और भाजपा के संबंधों में सुधार आया। नेशनल लेवल पर आडवाणी की जगह अब नरेंद्र मोदी का उदय हो रहा था और देश भर में बीजेपी का माहौल बनने लगा था। ऐसे समय में बीजेपी योगी की कट्टर हिंदुत्व छवि का फायदा उठाना चाहती थी। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। 2 संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा
2014 के चुनाव में योगी की 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हुई। 2013 और 2014 में जैसे जैसे हिंदुत्व की राजनीति का उदय हो रहा था, वैसे वैसे योगी का भी नेशनल लेवल पर उदय होता जा रहा था। 2014 के अंत में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के 11 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होने वाले बाई इलेक्शन के लिए योगी को प्रचार प्रमुख बना दिया। इसके 2 कारण माने जाते हैं। मोदी और शाह किसी ठाकुर नेता को आगे करके राजनाथ सिंह को कमजोर करना चाहते थे। दूसरा, बीजेपी अपने वोटरों को संदेश देना चाहती थी कि सत्ता आने के बाद भी उसने हिंदुत्व की राजनीति नहीं छोड़ी है। सितंबर 2014 में योगी गुरु महंत अवैधनाथ का निधन हो गया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ मठ के मुख्य महंत बन गए। योगी के हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाले बयानों की संख्या कम नहीं हो रही थी, बल्कि बढ़ती जा रही थी। फरवरी 2015 में विश्व हिंदू परिषद के सम्मेलन में योगी ने कहा कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो हर मस्जिद में गौरी गणेश की प्रतिमा लगवा देंगे। जुलाई 2016 में योगी ने कहा कि मदर टेरेसा ने भारत का ईसाईकरण करने की साजिश की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ईसाइयों ने भारत में खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है। ईसाई बनकर के आ जाता है तब उसको आप फादर और मदर कह करके, कभी वो मदर टेरेसा के नाम पर भारत का ईसाईकरण करने की साजिश करती है। इन बयानों से योगी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। 2017 में यूपी में विधानसभा चुनाव आने वाले थे। हिंदू युवा वाहिनी ने बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए अभियान चलाया कि योगी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाए। हालांकि बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। वो बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के ही चुनाव पर उतरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगे गए। जब रिजल्ट आए तो भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल गया और सपा सत्ता से बाहर हो गई। भाजपा समर्थकों में योगी को सीएम बनाने की चौतरफा मांग उठने लगी। लेकिन दोस्तों, जो यहाँ ड्रामा हुआ वो बेहद दिलचस्प है। शुरुआत में मनोज सिंह सिन्हा मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे थे। कहा जाता है कि उनका नाम फाइनल हो रहा था तो वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए भी गए, जिससे शपथ से पहले ही भगवान का आशीर्वाद लेने के तौर पर देखा जा रहा था। न्यूज चैनलों पर उनका नाम चलने लगा। लेकिन तभी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केवल प्रसाद मौर्य नाराज हो गए, जो खुद मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। मौर्य ने अमित शाह के सामने विरोध जताया और कहा कि विधायक दल की बैठक में गड़बड़ हो सकती है। मौर्य ने योगी के साथ हाथ मिलाया, जो खुद मुख्यमंत्री के लिए कंसीडर न किए जाने से नाराज थे। योगी ने आरएसएस से संपर्क किया, जिसने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया। इस दबाव के बीच अमित शाह का भी मन बदल गया। उन्हें लगा कि योगी ही सही है, क्योंकि वो 2019 लोकसभा चुनाव तक हिंदुत्व के मुद्दे को बनाए रखेंगे। 17 मार्च की शाम 6:45 पर अमित शाह ने योगी को एक सीक्रेट कॉल की और उन्हें दिल्ली आने को कहा। योगी अगले ही सुबह दिल्ली पहुंच गए। उन्हें बताया गया कि उन्हें लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री बनना है। इस तरह 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी योगी के भाषणों में वही मुद्दे रहे। औरंगजेब, अकबर, मुगल, मुसलमान, लव जिहाद, बार बार हिंदू और मुसलमान 2 समुदायों में तनाव बढ़ाने वाले बयान रहे। उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ को सांप्रदायिकता भड़काकर राजनीति फायदा उठाने वाली राजनीति विरासत में मिली थी। महंत दिग्विजय नाथ ने इसकी नींव रखी थी। महंत अवैधनाथ ने इसे आगे बढ़ाया और योगी आदित्यनाथ ने इसे चरम पर पहुंचाया। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। यह कहानी है एक विचारधारा की, एक परंपरा की, एक राजनीतिक विरासत की। यह कहानी है गोरखनाथ मठ के राजनीतिकरण की। यह कहानी है उस सांप्रदायिक राजनीति की जिसने एक सेकुलर मठ को हिंदुत्व और राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया। आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। उनकी ताकत गोरखनाथ मठ की विरासत से आती है। उनकी लोकप्रियता हिंदुत्व की राजनीति से आती है और उनका भविष्य वो तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, योगी आदित्यनाथ की यह यात्रा भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। चाहे आप इससे सहमत हो या ना हो, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, यह थी योगी आदित्यनाथ की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।